हेलो साथियों, तो आज की जो क्लास है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है, क्योंकि यहां पर टोटल इस एक वीडियो से आपके 50 नंबर की तैयारी होने वाली है। और यहां पर मैंने इस बार जो है 800 प्लस क्वेश्चन लिए हैं टोटल। यहां पर मैं वन शॉट में सॉल्व कराने वाला हूं, जिसके आपके जो है एमसीक्यू यानी कि जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहां पर वही क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसमें आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लिए गए और साथ में पीवाईक्यू का रिवीजन भी आपने होता चलेगा। तो ये एक वीडियो जो आपको 50 नंबर की तैयारी कराने वाली है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट यहां पर दिए गए इन सभी के मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग, ठीक है? नहीं तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो स्किप हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल तुरंत ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब आपको पूरा ध्यान पूर्वक बैठ के देखना है, कहीं पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है आपको। तो इसमें यहां पर क्वेश्चन लिया गया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है वो 3 भागों में विभाजित था। यहां पर दिया गया लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो याद रखिएगा यहां पर धौलावीरा जो है ये नगर आपका 3 भागों में विभाजित था। इसको स्थानीय रूप से ये भी याद रखिएगा कुर्दा टिम्बा के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है यहां पर धौलावीरा या फिर इसको बोलते हैं कुर्दा टिम्बा। तो ये भी याद रखिएगा यहां पर इसको, ठीक है? इसको आप कोटडा टिम्बा के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये यहां पर कहां पर पड़ता है? तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये नगर जो था 3 भागों में विभाजित था, यानी कि बटा हुआ था। इसके बाद अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा कि सिंधु के जो लोग थे ये कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु के जो लोग थे ये कपास का उत्पादन करने वाले जो है क्या थे? पहले व्यक्ति थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहां पर है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई, ध्यान दीजिए यहां पर क्या बताया गया? संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा संक्षिप्त खुदाई की बात की जाए तो ये 1870 में जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये 1870 में जो है यहां पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसके बाद जो है यहां पर जो है 1921 में ये जो है यहां पर व्यापक रूप से दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ये याद रखिएगा 1921 में व्यापक रूप से किसके द्वारा की गई थी? ये आपको याद रखना है, दयाराम साहनी द्वारा जो है की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए यहां पर है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। याद रखिएगा माउंट ऑफ द डेड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले थे? तो यहां पर बात हुई है घोड़े की अस्थियों के अवशेष। तो याद रखिएगा ये आपको सुरकोटदा में मिले थे। कहां पर मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? बनावली सिंधु घाटी सभ्यता की बात हुई है। तो ये कहां पर स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। याद रखिए कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र जो है वो किसके देवता है? तो इंद्र जो है ये वर्षा व चक्रवात के देवता है। किसके देवता है? वर्षा व चक्रवात के देवता है। इसके बाद देखिए अगला यहां पर है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो याद रखिएगा इसके ब्राह्मण मूल पाठ किसके हैं? ये यजुर्वेद के हैं। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं आपको, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में बता सकूं, ठीक है? अगर आपको स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट लग रही होगी तो यूट्यूब में ऑप्शन होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को कम या बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला यहां पर कह रहा है कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य की कृति है, कौन सा ऐसा वेद है जो आंशिक रूप से गद्य की कृति है? तो याद रखिएगा कौन सा वेद है? ये आपका यजुर्वेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा ऐसा बौद्ध पवित्र स्थल है जो कहां पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित था। तो याद रखिएगा बोध गया। बोध गया आपका कहां पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगला है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? यहां पर जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो याद रखिएगा यहां पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने जो है यहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इन्होंने परिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। कहां पर प्राप्त किया? कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो यहां पर इसका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत जो है वो आयोजित की गई थी? किसके काल की बात हुई है? कनिष्क के शासनकाल की बात हुई। तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में जो है यहां पर चौथी बौद्ध संगीत, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीत यहां पर जो है वो आयोजित की गई थी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर प्रथम, द्वितीय, इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीत की, तो प्रथम जो थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा यहां पर जो है राजगृह में हुई थी पहली। दूसरी बौद्ध संगीत जो थी वो वैशाली में हुई थी
और इसके अलावा जो तीसरी बौद्ध संगीत थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अलावा चौथी जो बौद्ध संगीत थी ये कहां पर हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये याद रखिएगा, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। पहली वाली जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ये वाली जो थी ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। वैशाली में जो हुई थी दूसरी, ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। और जो पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी, ये आपकी हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी मैंने बता ही दिया किसके शासनकाल में हुई थी, यहाँ पर ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में जो है 3 नई गुफाएं खोजी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर की बात हुई है तो कौन थे? ऋषभदेव थे। याद रखिएगा कौन थे? ऋषभदेव थे। और इसके अलावा 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन था? तो अंतिम थे महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी जो है ये अंतिम थे। तो यहां पर इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला यहां पर है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है, कैवल्य का क्या अर्थ होता है? कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इसका मतलब होता है कैवल्य का। ठीक है। इसके अलावा है वैशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला यहां पर है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है एक स्तंभ पर था, ये कहां पर स्थित था? अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये सारनाथ में स्थित था। कहां स्थित था? सारनाथ में स्थित था। इसके बाद देखिए अगला यहां पर क्वेश्चन दिया गया कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? यहां पर याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वो शहबाजगढ़ी में नहीं किया गया, यहां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसके बाद है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 13वां शिलालेख है। कौन सा है? 13वां शिलालेख है। इसके बाद अगला यहां पर दिया गया है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक जो है वो प्रभावती गुप्त थी। कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। इसके बाद अगला है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था ये थानेश्वर का शासक था। कहां का शासक था? थानेश्वर का शासक था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर कादंबरी की, तो कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक जो है वो बाण भट्ट है। याद रखिएगा, यहां पर आपको बाण दिया गया, पूरा नाम क्या है? बाण भट्ट है, ये आपको याद रखना है यहां पर। इसके बाद आ जाइए, अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी मौजूदा रचना जो है वो तोलकाप्पियम है। कौन सी है? तोलकाप्पियम है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वो एटा है। इसके अलावा भारत पर तैमूर ने जो है वो किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर ने जो है वो 1398 में आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में। अगला यहां पर है कि कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। याद रखना है आपको, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो मृत्यु हुई थी वो किसकी हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ये याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई? भूमि मापांकन की। तो भूमि मापांकन की व्यवस्था जो है वो शेर शाह ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? शेर शाह ने प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। यहां पर बुलंद दरवाजा जो है वो आगरा में स्थित है। अगला है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अनपढ़ कौन था? अकबर। याद रखिएगा अकबर जो है ये अनपढ़ थे। इसके अलावा औरंगजेब का पुत्र था, यानी कि औरंगजेब जो है वो किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। क्या था? फरीद नाम था। इसके बाद अगला है हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक जो है वो गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला यहां पर दिया गया 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या फिर आखिरी सिख गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? किसने जो है आदि ग्रंथ यहां पर जो है वो संकलित किया है? तो याद रखिएगा आदि ग्रंथ जो है वो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ संकलित किया है। इसके बाद अगला है वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो वास्को डिगामा जो है ये 1498 में जो है कालीकट में उतरा था। इसके बाद आ जाइए टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। अगला यहां पर है कि लॉर्ड डलहौजी ने
अवध को कब कब्जे में लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है वो 1856 में कब्जे में लिया था। कब लिया था? 1856 में। अगला यहां पर है कि बंगाल का विभाजन 1905 यानी कि ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो ब्रिटिश वायसराय द्वारा कब किया गया था? किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। ब्रिटिश वायसराय द्वारा बोला जा रहा है तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला यहां पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा यहां पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कहीं कहीं पर सी राजगोपालाचारी लिख दिया जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, सी का मतलब चक्रवर्ती से है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो याद रखिएगा बाबा रामचंद्र। कौन था? बाबा रामचंद्र जो है ये कृषक आंदोलन के नेता थे। अगला यहां पर है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? किस कंपनी द्वारा? तो याद रखिएगा एनफील्ड द्वारा बनाए गए कारतूसों पर जो है यहाँ पर ये जो है आपत्ति थी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? किसकी बात हुई है? रामकृष्ण मिशन की बात हुई है तो इसका मुख्यालय जो है वो बेलूर मठ में स्थित है। कहां स्थित है? बेलूर मठ में। कभी कभी पूछा जाएगा इसकी स्थापना किसने की है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने की है। तो ये आप लोग याद रखिएगा स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये बेलूर मठ में स्थित है। इसके बाद आ जाइए मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है वो किसने की है? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है वो वीर सावरकर ने की है। किसने की है? वीर सावरकर ने की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? राष्ट्रगान को जो है ये संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। इसके अलावा जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को। कभी कभी पूछा जाएगा कहां गाया गया था? तो याद रखिएगा कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। इसके अलावा अगला यहां पर है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये जो है 1938 में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1938 में बने थे। इसके अलावा अगला यहां पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने जो यहां पर इसकी अध्यक्षता की थी। अगला यहां पर है इसके बाद चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? यहां पर ये 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। ये भी याद रखिएगा कब? 1917 में जो है बिहार के चंपारण में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह जो है ये पहला सत्याग्रह गांधी जी का था, ठीक है। इसके बाद अगला यहां पर है असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था वो चौरी चौरा घटना के कारण जो है बंद किया गया था। किसके कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। अगला यहां पर है कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहां पर स्थित है? ये घटना जो है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा गोरखपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अगला यहां पर है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह जो है वो साबरमती से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? साबरमती से। और कब शुरू किया था? तो ये जो है 12 मार्च 1930 से, यहां पर 12 मार्च से 1930, ठीक है। और कितने दिन चला था? ये टोटल जो है आपका 24 दिन तक चला था। 24 दिन बाद यानी कि ये 6 अप्रैल 1930 को जो है यहां पर ये जो है ये तोड़ा गया था। तो ये यहां पर जो है कहां से? साबरमती से, याद रखिएगा दांडी। कहां पर? साबरमती से जो है दांडी तक 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रैल 1930 तक टोटल 24 दिन तक ये चला था। इसके बाद अगला यहां पर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया है। किसने लिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? इसको मित्र मेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मित्र मेला यहां पर बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहां पर है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। अगला यहां पर है 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो ये जो है प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। इसके अलावा लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? लंदन में जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसके बाद
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा जो है कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक किसने कहा है? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर जो है किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? पाकिस्तान की मांग को अमान्य किया था कैबिनेट मिशन ने। किसने अमान्य किया था? कैबिनेट मिशन ने। अगला यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो है वो की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग जो है वो 1940 में की गई थी। कब की गई थी? 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला यहाँ पर पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था। तो याद रखिएगा पूना समझौता जो था ये अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा देश बंधु बोलते हैं चित्तरंजन दास को। किसे बोला जाता है? चित्तरंजन दास को। इसके अलावा लाला लाजपत राय को बोला जाता है पंजाब केसरी। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पंजाब केसरी। और इसके अलावा देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। तो ये जो है रक्षा के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे? रक्षा के प्रमुख थे। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो याद रखिएगा किसकी बात हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों की। तो इसका यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका राखी गढ़ी। क्या होगा यहाँ पर? राखी गढ़ी। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला हड़प्पा स्थल पूछा गया है। तो याद रखेंगे आप लोग पहला हड़प्पा स्थल यहाँ पर जो है वो आपका रोपड़ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके आधुनिक नाम की, इसका आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इसका आधुनिक नाम क्या है? तो रूपनगर। रोपड़ को रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? इनमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया गया था डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए? तो याद रखिएगा इसके लिए यहाँ पर जो है मोम लोटी ढलाई यानी कि कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल जो है इसके लिए किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि जो है और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो यहाँ पर जो है ऋषि विश्वामित्र और इसके अलावा कह रहा है कि किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो याद रखिएगा यहाँ पर व्यास और सतलुज। किसके बीच है? व्यास और सतलुज के बीच यहाँ पर जो है वो संवाद है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर व्यास, तो व्यास को बोलते हैं विपाशा। ये भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए व्यास की जगह पर क्या लिख दिया जाए? विपाशा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे विपाशा बोलते हैं। और अगर मैं सतलुज की बात करूं तो इसे यहाँ पर याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सुतुद्री। ये याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सुतुद्री। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे वो और इसके अलावा दो नदियां कौन सी हैं? व्यास और सतलुज। इनके बीच जो है यहाँ पर संवाद है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो वेद है इसके अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे वेदांग के नाम से जाना जाता है। वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जो है जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टदंती के बीच का जो भूभाग है के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किन नदियों की बात हुई है? सरस्वती और दृष्टदंती। इनके बीच का जो भूभाग है इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा निरंजना नदी के तट पर जो है इनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर ज्ञान प्राप्त के बाद ही जो है
है सबसे पहले उन्होंने ऋषिपत्तन में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है ज्ञान प्रदान किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। और जिसे यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, जो यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने ज्ञान दिया था उसी को जो है धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो याद रखिएगा वो स्थान कौन सा है? डुंगेश्वरी गुफा। यहां पर जो है वो 6 साल तक जो है ध्यान किए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था वो किस में दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन था वो आप लोग याद रखिएगा कहां पर किया गया था? राजगीर में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। और ये लगभग जो है 483 ईसा पूर्व किया गया था। कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व यहां पर जो है राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। ये भी याद रखिएगा आप लोग, किसकी मृत्यु के बाद? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया था। अगला यहां पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा महिलाओं को पहली बार जो नियुक्त किया गया था वो वैशाली में नियुक्त किया गया था। कहां पर नियुक्त किया गया था? वैशाली में। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? तो यहां पर याद रखिएगा जिन का अर्थ है विजेता। क्या अर्थ है? विजेता। इसके अलावा महावीर स्वामी को जिन के अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इन्हें जो है यहां पर बोला जाता था केवलिन। ये भी याद रखिएगा, इन्हें जो है केवलिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आहर्त, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निर्ग्रंथ के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था। किस नाम से? निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। इन नामों से भी इनको यहां पर जाना जाता था। किसको? महावीर स्वामी जी को। बाकी जिनका अर्थ क्या है? वो विजेता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत पूछा गया है। तो यहां पर याद रखिएगा जैन धर्म के जो है वो 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत जो है वो जैन धर्म के हैं। कौन कौन से हैं? तो अगर मैं नाम की बात करूं तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला यहां पर जो मौलिक है वो है अहिंसा। यहां पर जो है पहला कौन सा है? अहिंसा हो जाएगा। इसके अलावा सत्य, और इसके अलावा अस्तेय, और इसके अलावा अपरिग्रह, और इसके अलावा 5वां है ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा 5वां यहां पर है ब्रह्मचर्य। तो ये यहां पर जो है जैन धर्म के 5 सिद्धांत हो जाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो यहां पर क्या पूछा गया था? सबसे मौलिक सिद्धांत कौन सा है? तो मौलिक सिद्धांत याद रखिएगा अहिंसा है। यहां पर कौन सा है मौलिक सिद्धांत? अहिंसा। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था और वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो याद रखिएगा कहां पर उपलब्ध है? ये वल्लभी गुजरात में उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? वल्लभी गुजरात में। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपकी जुबान पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए यहां पर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम पियदर्शी भी था? तो याद रखिएगा मौर्य सम्राट अशोक को यहां पर बोला जाता था देव नाम पियदर्शी भी बोला जाता था। किसको बोला जाता था? मौर्य सम्राट अशोक को। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? तो दरबारी कवि जो हरिशेण थे वो किसके थे? समुद्रगुप्त के। याद रखिएगा किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा रचित है? तो ये यहां पर हरिशेण द्वारा जो है वो रचित है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो नवरत्न के रूप में कहां पर अलंकृत किया गया था? इन सभी को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में जो है वो अलंकृत किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, किसकी बात हुई है, धन्वंतरी कौन थे। तो याद रखिएगा यहां पर कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे इनको बोला जाता था धन्वंतरी। इन्हें क्या बोलते थे, इन्हें बोलते थे धन्वंतरी। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की अगर पहली राजधानी की बात की जाए तो याद रखिएगा थानेश्वर। पहली राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो याद रखिएगा कौन सी थी, वो कन्नौज, जो कि थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी। तो याद रखेंगे कन्नौज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यहां पर कह रहा है कि किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखेगा महर्षि पतंजल ने लिखी है। किसने लिखी है, महर्षि पतंजल ने लिखी है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीतिसार यानी कि राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है कामंदक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, कामंदक के द्वारा जो है लिखा गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुलसीदास, तो तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया, रामचरितमानस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो याद होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ये आप लोग याद रखिएगा रामचरितमानस, ये हो जाएगा रामचरितमानस। इसके अलावा यहां पर बात हुई है वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि ने क्या लिखा है, रामायण लिखा है। तो वाल्मीकि ने जो है वो रामायण लिखा है। इसके अलावा वेद व्यास की बात हुई तो वेद व्यास ने किसकी रचना की है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। तो यहां पर आपके 4 क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएंगे एक साथ। तो पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा ने लिखा है, इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा है और वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार अगर उपयोग की बात की जाए तो ताम्र पाषाण युग में किया गया था। किस युग में किया गया था, ताम्र पाषाण युग में जो है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, पहला ही यहां पर जो सही नहीं है, कब हुई थी, 1707 ईस्वी में। ये याद रखेगा यहां पर औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। तो ये यहां पर जो आपका सही नहीं है, पहला ही क्लियर हो गया। बाकी 622 ईस्वी में जो है मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये सही है आपका। और 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी सही है। तो यहां पर यही जो है आपका जोड़ा सही नहीं दिया गया था। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में जो है वो याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो खजुराहो की मूर्ति कलाएं जो है वो कहां स्थित हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं, औरंगाबाद में स्थित हैं। इसके अलावा यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। यहां पर किस क्रम में कौन भारत आया, टॉमस रो दिया गया, फाइजान दिया गया है, ह्वेनसांग दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर टॉमस रो की, तो टॉमस रो जो है ये आए थे 1615 ईस्वी में। कब आए थे, 1615 ईस्वी में टॉमस रो आए हैं। इसके अलावा अगर फाइजान की बात करूं तो ये जो है 402 से 412 ईस्वी के बीच यहाँ पर फायजान आए हैं। और ह्वेनसांग की बात की जाए तो ये जो है 606 से 647 के बीच जो है यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले कौन आया, फायजान, दूसरे नंबर पर कौन आया, ह्वेनसांग, और तीसरे नंबर पर कौन आया, टॉमस रो। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विकल्प नंबर दिया गया है आपका बी, ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फायजान यानी कि सेकंड विकल्प, फिर उसके बाद थर्ड यानी कि ह्वेनसांग, और फिर फर्स्ट यानी कि टॉमस रो। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो सबसे कम अवधि तक शासन कह रहा है, तो याद रखिएगा खिलजी। सबसे कम अवधि तक जो शासन किया गया वो खिलजी के द्वारा यहां पर किया गया था, लगभग 30 वर्ष। कितने वर्ष, 30 वर्ष तक यहां पर किया गया था। बाकी तुगलक वंश के द्वारा लगभग 92 वर्षों तक किया गया था। तो ये सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर सबसे कम अवधि तक शासन किसके द्वारा किया गया था, वो खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला देखिए कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। यहां पर जो है खिज्र खान जो है किस शासक से यानी कि किस राजवंश से संबंधित था, तो ये जो है सैयद राजवंश से संबंधित था। किससे संबंधित था, सैयद राजवंश से जो है संबंधित था। अगला यहां पर है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा
और उनके सहयोगियों को हराया था। किसकी बात हुई है? मुगल सम्राट बाबर की। तो मुगल सम्राट बाबर ने जो है राणा सांगा को कहां पर हराया था? तो खानवा में हराया था। कहां पर हराया था? खानवा में। ये लोग याद रखेगा। अगला यहां पर है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, यानी कि जजिया कर जो है फिर से किस मुगल शासक ने लगाया था? तो याद रखिएगा ये किसने लगाया था? औरंगजेब ने। याद रखिएगा, औरंगजेब ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? तुकाराम, जो कि शिवाजी के समकालीन थे, तुकाराम। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत जो थी वो छापा मार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी? तो याद रखिएगा मराठा की। किसकी यहां पर सेना की ताकत थी छापा मार? ये मराठा की थी। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में जो है याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर जो था वो मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो याद रखेगा पूना। कौन बन गया था मराठा साम्राज्य की राजधानी? पूना, जिसे पुणे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनाया गया था? तो ये आशा अहिर द्वारा बनवाया गया था। किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? ये जो है राजा आशा अहिर के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? मतलब किसने कितने दिनों तक शासन किया? तो अगर मैं बात करूं शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने जो है 1504 से लेकर यहां पर जो 1540 से इन्होंने जो यहां पर शासन किया है वो 1540 से जो है 1545 तक। इसके अलावा अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर ने जो है 1556 से 1605 तक। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 से 1316 तक किया है। और अगर मैं इल्तुमिश की बात करूं तो इल्तुमिश ने 1211 से जो है वो 1236 तक किया है। तो अगर सही क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पर दिया गया आपका इल्तुमिश, यानी कि 1211 से 1236 तक। तो यहां पर जो चौथा पॉइंट पहले दिया गया, देखिए चौथा पॉइंट इसमें सी में दिया गया है और डी में दिया गया है। और इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 1296 से 1316 तक। तो इसका विकल्प नंबर सी यहां पर जो है सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर शासनकाल 1211 से 1236 तक इल्तुमिश का है, फिर 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का है, फिर 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी का है और फिर इसके बाद अकबर का है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा मुगल सम्राट का शासन था। किसका शासन था? मुगल सम्राट का जो है यहाँ पर शासन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो याद रखिएगा किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में जो है यहाँ पर ये अंग्रेजों से यहाँ पर पराजित हुए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस युद्ध में? यहाँ पर जो है प्लासी के युद्ध में। और ये युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1757 में। ये भी याद रखिएगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। इसमें जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से पराजित हुए थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हुई है तो याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्टन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्टन थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो अवध को कब्जे में लिया गया था हड़प नीति के माध्यम से। किसके माध्यम से? हड़प नीति के माध्यम से जो है यहाँ पर अवध को कब्जे में लिया गया था। इसके बाद अगला है कि इनमें से कौन जो है वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति के कट्टर समर्थक जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन जो है एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो यहां पर किसकी बात हुई थी? ये अवध की बात हुई थी। यहां पर एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी किस शासक किसकी बात हुई थी? यहां पर अवध की बात हुई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो सिपाहियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिपाहियों के द्वारा जो है वो की गई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगला है कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वो रिचर्ड वेलेंजली द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड वेलेंजली के द्वारा जो है यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो वो है आपका रेलवे। रेलवे को जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए यहां पर दिया गया है निम्नलिखित का मिलान करें, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए आपको ये विकल्प दिए गए यानी कि कौन किससे संबंधित है, तो मैं यहीं पर मिला देता हूं, आप लोग विकल्प चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात हुई है ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की बात हुई है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इसके बाद आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर पहले का जो संबंध है वो तीसरे से यानी कि A3 हो जाएगा, और बी का संबंध पहले से है यानी कि B1 हो जाएगा, और सी का संबंध 2 से है, और डी का संबंध जो है यहाँ पर 5 से है। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है आपका कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर विकल्प सही है। ए का 3 से, बी का 1 से, सी का डी से 2 से, और डी का जो है वो 5 से। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हुई? इसमें बात हुई है स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यानी कि बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था यही यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी कि लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो यहां पर ध्यान दीजिए किस आंदोलन की बात हो रही है? तो यहां पर बात हो रही है स्वदेशी आंदोलन की, यानी कि बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो था जिसमें लाल हरा पीला ये डिजाइन किया गया था। तो यहां पर किसकी बात हुई है? स्वदेशी आंदोलन की बात हुई है। इसके बाद अगला कह रहा है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, और डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इससे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे यहाँ पर जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा इस पद का प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। अगला यहां पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो यहां पर आपको जो है इसमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ है कि बारदौली में किसान आंदोलन, यानी कि बारदौली में किसान आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1928 में, यानी कि यहां पर ये जो है आपका पहला विकल्प जो है पहला पॉइंट इससे मिलेगा। 1928 में हुआ था आपका बारदौली में किसान आंदोलन। इसके बाद दूसरा यहां पर है कि महात्मा गांधी ने नोखली की यात्रा की थी। तो महात्मा गांधी की जो ये यात्रा थी ये 1946 में थी, यानी कि यहां पर इसका सेकंड पॉइंट इससे मैच हुआ। ठीक है, फिर लिखा है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था। तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना 1921 में शुरू किया था। तो यहां पर हो जाएगा थर्ड। और अगला यहां पर दिया गया कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल तो ये हुई थी 1918 में। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए किससे मैच हो रहा है? 3 से, बी किससे मैच हो रहा है? 4 से, सी किससे मैच हो रहा है? 2 से, और डी किससे मैच हो रहा है? 1 से। तो यहां पर अब आप इनमें से आप अपना विकल्प चेक कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, पहले का संबंध यहां पर किससे? डी से, दूसरे का सी से, तीसरे का ए से, और चौथे का बी से। तो ये विकल्प यहां पर सही होगा। अगला यहां पर दिया गया है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला किसान मार्च जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसान मार्च जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहां पर आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया। अगला यहां पर दिया गया है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन जो है तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? यहां पर इस साम्राज्य को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं ओटोमन। किस नाम से जाना जाता है? ओटोमन के नाम से यहां पर इसे जाना जाता है।
अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। महात्मा गांधी से खिलाफत आंदोलन के जुड़ने का विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा मार्च 1919 में, कब किया गया था? मार्च 1919 में यहां पर जो है बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी यहां पर जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे के मुख्य कारण क्या थे। यहां पर जो है मुख्य कारण कह रहा है इनमें से कौन से थे। तो याद रखिएगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, किसके लिए? हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है अधिक एकता लाने के लिए यहां पर खिलाफत मुद्दे को उठाने का महात्मा गांधी का मुख्य निर्णय था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए जो है यहां पर साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। कितने वर्षों की साधारण कारावास यहां पर सुनाई गई थी? तो याद रखिएगा 6 वर्षों की। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए यहां पर सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अगला है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। यानी कि जो आंदोलन हो रहे थे वो केवल पुरुषों तक जो है सीमित न रहे, इसके लिए जो है किसने यहां पर राजी किया था? तो याद रखिएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है गांधी जी को राजी किया था। अगला यहां पर है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण। यहां पर पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण। तो याद रखिएगा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ये यहां पर जो है इसका मुख्य कारण था। ठीक है, विकल्प नंबर सी, ये इसका विकल्प नंबर डी है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहां पर कह रहा है इसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामशे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। यहां पर किसकी बात हुई है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामशे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार। तो सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है ये परिणाम था। तो ये याद रखिएगा। अगला यहां पर देखिए निम्नलिखित को मिलान करें तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी का यहां पर जो गठन था वो लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल द्वारा। मित्र मेला वीडी सावरकर के द्वारा ये किया गया था। होम रूल लीग इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बाकी ये दोनों सेम मैच हो रहे हैं। तो यहां पर अब आप इसमें से विकल्प देख लीजिए, विकल्प नंबर सी, ए का आपका सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, बाकी सी और डी वहीं पर मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला यहां पर कह रहा है इसमें कि 1913 किसकी बात हुई? 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। कहां पर था? सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित था। अगला इसके बाद देखिए यहां पर कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। मंडी षड्यंत्र जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा गदर पार्टी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी के नेतृत्व में। अगला यहां पर एक निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का जो विस्तार था वो 1909 का परिषद अधिनियम था। कौन सा था? 1909 का परिषद अधिनियम था। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। यहां पर बात हुई है कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी 1935 अधिनियम के अनुसार। तो यहां पर जो है टोटल 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की गई थी। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? ब्रिटिश सरकार के अंतिम उदाहरण का यहां पर जो है एक उदाहरण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये यहां पर जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला यहां पर कह रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। बंबई से जो है सिंध प्रांत का निर्माण जो हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण हुआ था। किस अधिनियम के कारण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। अगला यहां पर है इसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा आपका था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। कौन सा था? बर्मा सरकार अधिनियम 1935 था।
अगला यहाँ पर है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा ये तो अब सभी को रटा हुआ होना चाहिए, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला यहाँ पर है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? यहाँ पर प्रसिद्ध युद्ध का नारा जो है चलो दिल्ली ये किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा जो है वो दिया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए इसका गठन जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहन सिंह ने किया था। इसका गठन जो है वो मोहन सिंह ने किया था। अगला यहाँ पर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला यहाँ पर है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर जो है पूर्वी एशिया आए थे? तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस के निमंत्रण। किस पे? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर जो है वो पूर्वी एशिया आए थे, तो ये याद रखिएगा। अगला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है कब इस्तीफा दिया था? तो याद रखिएगा 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला यहां पर है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किससे भारत भेजा गया था? गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए जो है किसे भारत भेजा गया था? तो याद रखिएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। किसको भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए जो है भारत भेजा गया था। अगला यहां पर है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम जो है क्या था? तो याद रखिएगा हसरत मोहानी। क्या नाम है? हसरत मोहानी पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है आपका। इसके बाद देखिए यहां पर दिया गया कि 1722 में किस सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? 1722 में जो है कि सूबेदारी, कहां की सूबेदारी जो है वो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो याद रखिएगा आगरा की सूबेदारी। 1722 में जो है वो आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? किस समाज को जो है भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो है उत्सुकता दिखाई है? तो याद रखिएगा यहां पर अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेजी भाषा को जो है भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो है वो उत्सुकता दिखाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो यहां पर जो है ये आप लोग याद रखिएगा सोमनाथ लाहिड़ी। किसने यहां पर अपने सहयोगियों को महसूस करने के लिए प्रेरित किया था? तो सोमनाथ लाहिड़ी, इन्होंने जो है प्रेरित किया था कि संविधान सभा जो है वो ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रहे थे, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे, तो इस पर काम किया जाए। तो ये किसने यहां पर अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था? सोमनाथ लाहिड़ी ने, इन्होंने जो है अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? कौन से दिवस की बात हुई है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये मुस्लिम लीग, याद रखिएगा किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जो है मनाया था मुस्लिम लीग ने। अगला यहां पर हो जाएगा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ यहां पर जो है हुई थी? तो याद रखिएगा अमेरिकी क्रांति के साथ। किस क्रांति के साथ? अमेरिकी क्रांति के साथ। अगला यहां पर हो जाएगा भूदान या फिर ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान या फिर गांव यानी कि ग्राम का दान जो है वो आंदोलन जो है वो किसके द्वारा यहां पर शुरू किया गया था? तो ये आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा ये आंदोलन जो है शुरू किया गया था। अगला है सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? यहां पर जो है 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में जो है 2 होम रूल लीग जो है वो शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के सहयोग से। अगला यहां पर है इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसकी बात हो रही है? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला यहां पर है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा राजस्थान। मोतीलाल तेजावत जो थे ये राजस्थान से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में
प्रथम बार आया था। साइमन कमीशन जो था वो भारत में पहली बार कब आया था? तो याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत पहली बार जो है वो 1928 में आया था। अगला यहां पर दिया गया है इसमें कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसका गठन हुआ था? यहां पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला यहां पर दिया गया है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है वो प्रस्तावित किया गया था 1928 में? तो अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा जो है वो अधिकारों का बिल जो है ये प्रस्तावित किया गया था, अधिकारों का बिल। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक यानी कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य यहां पर जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? किसकी बात हुई है? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखेगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। कौन यहां पर खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ये सभी यूपी ट्रिपल सी पेट में जो है रिपीट हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी उसके लिंक आपको वहां पर मिलते रहेंगे। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर जो है वो गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो कहां पर मिलकर? याद रखिएगा देवप्रयाग में मिलकर जो है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। अगला यहां पर दिया गया आपको कि निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग जो है वो सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा याद रखेगा किसका प्रयोग है? कृष्णा नदी का। किसका? कृष्णा नदी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम जो है वो अरब सागर में है? यहां पर किस नदी का समागम जो है वो किसमें है? अरब सागर में। तो याद रखेगा नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का समागम जो है वो अरब सागर में है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो यमुना से नहीं मिलती है? देखिए बेतवा नदी मिलती है, चंबल नदी भी मिलती है, केन नदी भी मिलती है, सोन नदी, ये नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी की बात हुई है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कावेरी नदी की तो इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 881 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। तो अब तो आप देखकर बता सकते हैं कि इनमें से जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी जो है सबसे छोटी नदी है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये याद रखिएगा वृक्षनुमा। कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। इसके बाद आ जाइए अगला यहां पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? देखिए कच्छ की खाड़ी ये भारतीय क्षेत्र में है, कंबे की खाड़ी यानी कि खंभात की खाड़ी ये भी है, मन्नार की खाड़ी ये भी है, अकाबा की खाड़ी ये जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये याद रखिएगा ये भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई जो है वो 4801 मीटर है। ये याद रखिएगा कितनी है? 4801 मीटर है। इसके बाद आ जाइए गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का। किसका संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है ये संयुक्त प्रयास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये सोवियत रूस के सहयोग से जो है पूरी की गई है। किसके प्रयोग से? सोवियत रूस के प्रयोग से। इसके अलावा सलाल परियोजना नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना जो है ये आपके चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर। ये परियोजना जो है ये 690 मेगावाट, ये याद रखेगा 690 मेगावाट की पन बिजली परियोजना है। ये याद रखेगा कौन सी? पन बिजली परियोजना। कौन सी परियोजना है? पन बिजली
परियोजना है आपकी, ये याद रखिएगा, ये कहां पर है, चिनाब नदी पर है। इसके बाद आ जाइए अगला अगला यहाँ पर है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर जो है बना हुआ है। इसके बाद आ जाइए अगला, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चमेरा बांध जो है आपका रावी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर बनाया गया है। अगला यहाँ पर इसमें है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है, तो सबसे ज्यादा बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहां पर देखिए लिखा है कि साथ में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर। विकल्प आपको यहां पर ये दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप इनका मिलान ही कर लीजिए कि कौन सा यहां पर सही है, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि दिया गया पुलकित झील, तो पुलकित झील जो है ये आपके तमिलनाडु में है, यानी कि एक का संबंध किससे है, यहां पर जो है वो तीसरे से है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा चिल्का झील, चिल्का झील जो है आपकी ये उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। उलर झील जो है ये कश्मीर में है। कहां पर है, कश्मीर में। और सांबर झील जो है ये राजस्थान में है। तो इसका मतलब आपका यहां पर जो पहला विकल्प दिया गया, पहले का तीसरा और बी का 1 और सी का 4 और डी का 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, यहां पर दिया गया कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी झील जो है ये उलर झील है। कौन सी झील है, उलर झील है। ये आयतन की दृष्टि से याद रखेगा, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ये याद रखेगा कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा यहां पर है हिमालय या फिर हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर है। तो ये आप लोग याद रखेगा। अगला यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु या लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला है। कौन सी है, पीर पंजाल पर्वतमाला है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहां पर कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। कौन सी है, अनाई मुंडी है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है, तो ये याद रखेगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जो है जोड़ता है। इसके अलावा अगला है यहां पर सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, तो ये दर्रा जो है याद रखेगा सतलज घाटी में स्थित है। किस घाटी में स्थित है, सतलज घाटी में जो है स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जोजिला पास किससे जोड़ता है, तो जोजिला पास जो है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को जो है जोड़ता है। इसके अलावा नदी द्वीप कौन है, तो नदी द्वीप जो है याद रखेगा मांजुली है। कौन है, मांजुली है, ये नदी द्वीप हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिए इसके विकल्प नहीं दिए गए आपको, विकल्प की जरूरत नहीं कर। यहां पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो आंधी जो है उत्तर प्रदेश में चलती है, बिल्कुल सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है, ये भी सही है। लू जो है ये उत्तर भारत में चलती है, ये भी सही है। इसके अलावा आम्र वर्षा, आम्र वर्षा जो होती है ये केरल और इसके अलावा कर्नाटक में होती है, उड़ीसा में नहीं होती। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ये मेल नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, तो ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जो है वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो भारत में याद रखेगा उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। कौन से, उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन जो है सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगला है कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है, तो सोने की खान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद आ जाइए भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो भारत का रूर जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को बोला जाता है, दामोदर नदी को जो है भारत का रूर बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, तो याद रखिएगा लिंगनाइट, लिंगनाइट को जो है भूरा कोयला भी बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कुंडलकुलम परियोजना जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो नरौरा। कौन स्थित है, नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आ जाइए यहां पर है कि भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, तो याद रखेगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। इसके बाद आ जाइए यहां पर कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है, जिसमें एक तो आपका गुजरात है, यहाँ पर एक गुजरात है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं गुजरात के अलावा आपका यहाँ पर झारखंड दिया गया है, यहाँ से भी गुजरती है। मिजोरम दिया गया है, इससे भी गुजरती है, ठीक है। असम से यहाँ पर नहीं गुजरती है, तो इसका पहला दूसरा और चौथा यानी कि ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। गुजरात, झारखंड, मिजोरम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये 5 राज्य और हैं जिनसे ये गुजरती
होती है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो सबसे उत्तरी अक्षांश जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ ये है। और अगर यहाँ पर जो है ये उत्तरी अक्षांश की बात हुई है, अगर इसकी जगह पर आपसे दक्षिणी अक्षांश पूछ लिया जाए, कौन सा, दक्षिणी अक्षांश, तो याद रखिएगा दक्षिणी अक्षांश जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दक्षिणी अक्षांश के बारे में। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है। दक्षिणी छोर को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी छोर को बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये कौन सा है, ये उत्तरी छोर है आपका इंदिरा कॉल, और दक्षिणी छोर को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी छोर आपसे पूछा गया है। अगला यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। तो भारत ने टोटल 2.4% जो है वो घेरा हुआ है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो 7वें नंबर पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में ये आ गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है, ये याद रखिएगा। अगर जनसंख्या की बात होती तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा आपका सिक्किम होता। सिक्किम जो है ये आपका जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा। लेकिन यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो ये आपका गोवा हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहां पर है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो शीतकाल के दौरान वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो याद रखिएगा 382, कितना है, 382 व्यक्ति यहाँ पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। अगला यहां पर है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है। कहां पर है, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है। एनपीपी का मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो मटियार दोमट मिट्टी में, और इसी के ये दो प्रकार दिए गए हैं, सिल्ट मिट्टी और बलुई मिट्टी। इसका मतलब यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। उपयुक्त सभी इन तीनों के कारण जो है सर्वाधिक मिट्टी का कटाव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। तो क्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड मृदा जो है वो क्षेत्रीय मृदा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का प्रमुख कारण क्या है। तो लाल होने का प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। खरीफ की फसल की बात हुई, यहां पर किसकी बात हुई है, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल यहां पर कपास है, जो यहां पर गर्मी के मौसम में बोई जाती है, वो आपकी खरीफ की फसल कहलाती है, यानी कि कपास। बाकी गेहूं, सरसों, चना ये सभी सर्दी के मौसम की फसलें हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। ध्यान दीजिए, मथानिया मिर्च ये आपके राजस्थान से संबंधित है। कहां से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, खरीफ अभी मैंने बताया था गर्म, ठीक है, गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है खरीफ फसलों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं आती है। तो याद रखिएगा 3। यहां पर जो है भारत में 3 फसली ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी होती है रबी की फसल, एक होती है आपकी खरीफ की फसल, और एक होती है आपकी जायद की फसल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये आपकी जो है अक्टूबर और नवंबर में, कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। खरीफ की फसल जो है आपकी ये जून और जुलाई में होती है। ठीक है, और जायद की जो होती है ये आपकी मार्च में होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति की बात हुई है, ये अंडा और चिकन का उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंडा और चिकन के उत्पादन से। अगला यहाँ पर है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जाबो ग्रामीण खेती का तरीका कहां विद्यमान है। ध्यान दीजिए, किस खेती की बात हुई है, जाबो ग्रामीण खेती की। तो ये आपका जो है नागालैंड में विद्यमान है। कहां पर विद्यमान है, नागालैंड में विद्यमान है। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो याद रखिएगा कानपुर। कौन है, कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है।
अगला यहाँ पर है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं मैनचेस्टर? कोयम्बटूर को बोला जाता है। अगला यहाँ पर है बस्तर एक आदिवासी जिला है और ये किस राज्य में स्थित है, तो बस्तर जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला यहाँ पर है अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, तो अंगामी जनजातियां जो है वो याद रखिएगा कहां रहती हैं? नागालैंड में रहती हैं। कहां रहती हैं? नागालैंड में। इसके बाद आ जाइए अगला, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है? अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया है एशिया। तो एशिया खंड का सबसे बड़ा क्षेत्र चीन है। कौन है? चीन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जो है वो चीन है यहाँ पर। इसके अलावा बात हुई है अफ्रीका की। यहाँ पर किसकी बात हुई? अफ्रीका की। तो अफ्रीका का दिया गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पर ये भी गलत है आपका, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका संयुक्त, ये भी गलत है। दक्षिण अमेरिका ब्राजील, ये आपका मेल खा रहा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका का जो है कनाडा और अल्जीरिया है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहां पर जो है बात हुई है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर वेनेजुएला में, और अगर उसका नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम है एंजल। क्या है? एंजल, सबसे ऊंचा झरना, और ये वेनेजुएला में स्थित है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए डोवर जलसंधि जोड़ती है, तो डोवर जलसंधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। इसके अलावा विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान याद रखिएगा सहारा है। कौन है? सहारा सबसे गर्म रेगिस्तान है। इसके बाद अगला है शुष्क हवा सांता आना कहां बहती है, तो सांता आना कैलिफोर्निया में बहती है। कहां बहती है? कैलिफोर्निया में बहती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुनिया का सबसे छोटा देश दुनिया का वेटिकन सिटी है। याद रखिएगा सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है, तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह जो है आपके वो शनि ग्रह के हैं। किस ग्रह के हैं? शनि ग्रह के हैं। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि शब्द शांति का समुद्र जिसे बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है, तो याद रखिएगा ये आपके चंद्रमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 19 सेकंड लगभग लगते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 8 मिनट 19 सेकंड, अगर 8 मिनट को भी आप सेकंड में बदल देंगे तो लगभग आपका ये 500 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 500 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अगला है कर्क रेखा कहां से गमन करती है, तो कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। कहां से गमन करती है? भारत और सऊदी अरब से। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है, तो सबसे गहरा बिंदु जो है आपका मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। इसको जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए ग्रेट बैरियर रीफ एक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रवाल रचना है। क्या है? एक प्रवाल रचना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहां पर दिया गया है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो गैलेरस ज्वालामुखी जो है आपका कोलंबिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोलंबिया में स्थित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। यहां पर दिया गया कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तो याद रखिएगा गंगा और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां ऐसी हैं जो हिमालयी नदी तंत्र की जो है नदियां होती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर सेकंड और थर्ड आपका, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी सही होगा जिसमें सेकंड और थर्ड दिया गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। कहां की बात हुई है? कर्नाटक की। और कौन सी नदी की बात हुई है? बंटवाल नदी के रूप में जो है जानी जाती है। तो याद रखिएगा नेत्रावती नदी, ये जो नदी है ये कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जो है जानी जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वो बहती हैं, यानी कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है। जैसे कि कामेंग नदी की बात हो रही है, तो कामेंग नदी जो है ये असम में बहती है। कहां पर बहती है? ये आपकी असम में बहती है। इसके अलावा बैतरणी नदी की बात हो रही है, तो बैतरणी नदी उड़ीसा में बहती है। कहां पर बहती है? उड़ीसा में। इसके अलावा गिरना नदी आपके महाराष्ट्र में बहती है। कहां पर बहती है? महाराष्ट्र में। और हसदेव नदी जो है ये छत्तीसगढ़ में बहती है। कहां बहती है? छत्तीसगढ़ में। तो अगर मैं विकल्प की बात करूं तो पहला विकल्प किससे
किससे मैच हो रहा है? डी से, दूसरा विकल्प ए से, तीसरा विकल्प बी से और चौथा विकल्प मैच हो रहा है सी से। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर जो आपका दिया गया है विकल्प नंबर सी, देख सकते हैं, पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। तो ये यहां पर जो आपका इसमें सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिए, ज्यादातर यहां पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिहार का शोक, तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोसी नदी। ये नदी जो है अपना मार्ग बदलने और इसके अलावा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? कोसी नदी। इसको बिहार का शोक बोला जाता है। इसके बाद अगला यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप याद रखिएगा कौन सा है? मांजुली द्वीप। कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो कि कहां पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है, जो कि असम राज्य में है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहां पर है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। कहां पर बना है? कृष्णा नदी पर जो आपका नागा अर्जुन बांध बना है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर जो है सलालपन बिजली परियोजना जो है स्थित है। और ये चिनाब नदी कहां पर है? अगर मैं बात करूं तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसकी बात हुई है? पांगी घाटी की। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और ये लगभग जो है 11,000 फीट पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है? 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहां पर पांगी नदी जो है 11,000, सॉरी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 11,000 फीट है, ठीक है। यहां पर मैंने 11 फीट लिख दिया है, ये 11,000 फीट है, 11,000 फीट। तो ये याद रखिएगा, इतनी ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जल भृत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? जल भृत, या फिर इसे आप जो है जल भर भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है? जल भर या फिर जल भृत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कहां की बात हुई है? अरावली पर्वत श्रेणी की बात हुई है। तो सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर, याद रखिएगा कितनी है? 1722 मीटर जो है यहां पर इसकी ऊंचाई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? भारतीय शिखर। वैसे तो मैं बात करूं तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है आपका? K2, जिससे आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। कौन सा है? K2, गॉडविन ऑस्टिन, ये सबसे ऊंचा है। लेकिन इसके बाद जो है वो आपका कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा, याद रखेगा। तो यहां पर आपका K2 तो दिया नहीं गया, तो इसका मतलब फिर सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? वो कंचनजंगा हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, इसकी ऊंचाई 8,598, कितनी? 8,598 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है, ये याद रखिएगा। और बाकी सबसे ऊंचा अगर यहां पर दिया गया होता K2 गॉडविन ऑस्टिन तो वो सही होता, लेकिन K2 नहीं दिया गया, तो फिर दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? वो आपका कंचनजंगा है, ये याद रखिएगा। यहां पर ये दूसरा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि हिमालय का कौन सा भाग जो है उन नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना होता है? जो नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट द्वारा बना होता है, तो वो आपका बना होता है शिवालिक श्रेणी। क्या बना होता है? शिवालिक श्रेणी, जिसे रेंज कहते हैं, श्रेणी या फिर रेंज बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार जो है किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार जो है आपका राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में जो है स्थित है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है यहां पर कि मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसकी बात हुई है? यहां पर मिलम ग्लेशियर की बात हुई है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? कहां की बात हुई? थार मरुस्थल के जनसंख्या घनत्व की। तो यहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, ये याद रखेगा। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं या प्रति किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो पहली बार वर्गीकरण जो किया गया था वो सर एच.जी. चैंपियन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर एच.जी. चैंपियन द्वारा। कब? 1936 में। इसके बाद आ जाइए
कह रहा है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। किसके जंगल की बात हुई है? सागौन के जंगल की। तो सागौन के जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2021-22, देखिए ये क्वेश्चन कब आया था? 23 में। और कब का है? 2021-22 कहने की करंट से लिया गया है। तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक जो है कहां पर है? 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए 1319 में से सबसे अधिक 263 कहां पर स्थित हैं? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे और तीसरे नंबर पर आपका गुजरात और कर्नाटक आएगा। कौन सा आएगा? गुजरात और कर्नाटक। लेकिन सबसे अधिक की बात होगी तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना जो है ये किसके उत्पादन के लिए? तो याद रखिएगा तांबा के उत्पादन के लिए। खेतड़ी परियोजना जो है तांबा उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है यहां पर कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? कहां की बात हुई है? जालौर जिले की। किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो यहां पर जो है याद रखिएगा रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। कौन सा? गुलाबी ग्रेनाइट, जिसे रोजी पिंक के नाम से जानते हैं। अगला यहां पर है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? हाल ही में जो है यूरेनियम खनन भंडार की बात हुई है तो कहां पर पाए गए? ये राजस्थान में पाए गए हैं। कहां पर पाए गए? राजस्थान में पाए गए हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो ब्राउन कोयला जो है वो लिंगनाइट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लिंगनाइट को जो है ब्राउन कोयला बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसके लौह अयस्क की बात हुई है तो कौन से हैं? दल्ली राजहारा। याद रखिएगा लौह अयस्क स्रोत कौन सा है? दल्ली राजहारा। ये लौह अयस्क स्रोत है, ये याद रखिएगा यहां पर दल्ली राजहारा, ये सही हो जाएगा यहां पर। इसके बाद आ जाइए यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो केरल में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है, तो ये याद रखेगा। इसके बाद अगला यहां पर क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं? तो याद रखेगा 5 राज्य। यहां पर नेपाल के साथ कितने राज्य साझा करते हैं? 5 राज्य जो है यहां पर साझा करते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इन चारों में कौन ऐसा है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए म्यांमार है, मालदीव है, चीन भी है, यानी कि यूएई, ये जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ये जो है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा गया है, कौन सा है? गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में जो बहती है पवन का मतलब हवा, जो हवा बहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है लू। गर्मियों में जिसे गांव में लोग लूक बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लू, ये याद रखिएगा यहाँ पर लू। इसके बाद आ जाइए अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? किस स्थान पर जो है दिन और रात में जो तापमान होता है वो ज्यादा अंतर पाया जाता है, व्यापक अंतर जो है पाया जाता है? तो वो आपका जो थार मरुस्थल होता है, यहाँ पर जो है दिन और रात में तापमान में जो है बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है थार मरुस्थल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान। क्या होता है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ तापमान जो है ये अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण होता है? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई? शीत ऋतु की शुरुआत में ही तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण होता है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी कि मानसून, ये याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून जो है इसके कारण जो है यहाँ पर वर्षा होती है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से आगे है, यानी कि भारत जो है वो जीएमटी से आगे कितना आगे है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 5.5 घंटे। कितना आगे है? 5.5 घंटे जो है भारत ये मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है 5.5 घंटे। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है? यहां पर दिया गया शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, खनिज, पानी की उपलब्धता।
पानी की उपलब्धता जो है ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक जो है नहीं है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला है मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? इस ऊपरी सीमा को जल तालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल तालिका, यानी कि वाटर टेबल बोला जाता है। ये याद रखिएगा, इसको जल तालिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? चमत्कारी बीज यानी कि उच्च उपज वाली किस्म, जिसे हाई यील्ड वैरायटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई यील्ड वैरायटी। HYV है तो H का मतलब हाई, Y का मतलब यील्ड और वैरायटी, तो ये याद रखिएगा, उच्च उपज वाली किस्म है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? किस कृषि क्षेत्र में जो है विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये बागवानी विकास के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? बागवानी विकास के लिए जो है स्वर्ण क्रांति जिम्मेदार है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसकी बात हुई है? तामिया हिल स्टेशन की बात हुई है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा। तामिया हिल स्टेशन जो है ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी कि टाइम कीपर है, अर्थात या भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो भारत की समय प्रणाली की निगरानी जो है वो CSIR कौन करता है? CSIR NPL, जिसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, विकल्प नंबर डी यहां पर जो है इसका सही होगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। किसकी बात हुई है? दी ईगल्स नेस्ट की बात हुई है, तो ये बोलते हैं तोरणा किला को। यहां पर जो है जो तोरणा किला है, इस तोरणा किला को जो है दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये आपका असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। इसके बाद भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? कहां पर बात हुई है? भरतपुर की बात हुई है, तो यहां पर है आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसकी बात हुई है? मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हुई है, तो ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है, ये याद रखिएगा। यहां पर मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। इसके बाद अगला यहां पर है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसकी बात हुई है? सतमालिया हिरण अभ्यारण्य की बात हुई है, तो ये आपका दादरा और नगर हवेली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दादरा व नगर हवेली में जो है स्थित है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, यहां पर किसके बीच स्थित है? तो याद रखिएगा नेपाल और तिब्बत के बीच। किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है यहां पर? तो याद रखिएगा इसके बारे में, जो आपका रब अल खली रेगिस्तान है, इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रब अल खली रेगिस्तान, ये आपका जो है 250 मीटर और 820 फीट तक जो है यहां पर रेत के टीले हैं इसमें, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आपको उस जंगल का नाम बताना है जिसको जो है पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा बोला जाता है, तो यहां पर बात हो रही है किसकी? अमेजन वर्षा वन की। किसकी हो रही है? अमेजन वर्षा वन की। इसे जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो विकल्प नंबर सी जो है आपका सही होगा। अगला यहां पर कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन जो है वो आपके वन है। वन जो है ये बहुत ही तेजी से जो है घट रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहां अल नीनो शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि अल नीनो का जो है अर्थ क्या होता है? तो अल नीनो का अर्थ होता है बाल मसीह। क्या होता है? बाल मसीह, या फिर से आप बोल सकते हैं चाइल्ड क्राइस्ट। क्या बोला जाता है? चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जो है इसको जानते हैं।
इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी, ध्यान दीजिए कोस्टा रिका की जो है राजधानी पूछी जा रही है, तो इसकी राजधानी है सान जोस। क्या है? शान जोस। ये जो है कोस्टा रिका की राजधानी हो जाएगी। इसके बाद है रियाद किस देश की राजधानी है? ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? रियाद। तो रियाद जो है आपके सऊदी अरब की राजधानी है। कहां की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो सभी को पता होगा कितने जोन में विभाजित किया गया है? 24 टाइम जोन में जो है वो विभाजित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कितने टाइम जोन में बांटा गया? 24। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो याद रखिएगा प्रवसन, जन्म, मृत्यु, ये सब जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, लेकिन रुग्णता ये जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? याद रखिएगा बुध। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, बुध ग्रह। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? बौना ग्रह की बात हुई है। तो बौना ग्रह बोलते हैं सेरेस को। किसे बोला जाता है? सेरेस को जो है बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, वसंत विषु होता है, वसंत विषु जो होता है ये आपका 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को जो है आपको वसंत विषु होता है। तो ये याद रखिएगा 21 मार्च को। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर है कि उस जलद मरुमध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है आपका सुंडा जलद मरुमध्य। याद रखिएगा कौन जोड़ता है? सुंडा जलद मरुमध्य। ये जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जो है जोड़ता है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला यहां पर दिया गया है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, या दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपके केन्या में स्थित है। कहां पर स्थित है? लेक तुर्काना ये झील जो है केन्या में स्थित है। कहां पर स्थित है? केन्या में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये केन्या देश में स्थित है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अंतःस्थलीय जल निकाय सबसे बड़ा कौन सा है? कैस्पियन सागर। ये याद रखिएगा कैस्पियन सागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। यहाँ पर याद रखिएगा जो सुपीरियर झील दी गई है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो पूछा गया है सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय, तो वो आपका कैस्पियन सागर है। ये याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्लासेस जो आप सभी को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो हरित क्रांति आंदोलन जो था ये 1967 से 1990 तक चला था। कब तक चला था? 1967 से 1990 तक चला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं रेपो दर। उसे क्या बोलते हैं? रेपो दर बोला जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? याद रखिएगा आरबीआई। यहां पर जो है मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जो है ये आरबीआई जो है वो बनाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? याद रखिएगा द्रव्यता अनुपात किसे बोला जाता है? चालू अनुपात को। जो चालू अनुपात होता है इसको द्रव्यता अनुपात बोला जाता है। इसके बाद अगला यहां पर है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगला है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन सा ऐसा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो नहीं है? तो याद रखिएगा फेडरल बैंक लिमिटेड ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा ये जो है निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंक है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद में बात करूं यहाँ पर तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को
राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो याद रखेगा द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे अब आप लोग जो है भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई के नाम से जो है जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? गैर योजना व्यय की बात हुई है। तो गैर योजना व्यय जो है यह भुगतान, यहां पर ब्याज का भुगतान है जो दिया गया आपको, ब्याज का भुगतान, ये जो है एक गैर योजना व्यय है। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया? तो अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी को यहाँ पर जो है कितने घटकों में बांटा गया है? इसको जो है 3 घटकों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है आपका सीजीएसटी, एक आपका हो जाएगा सीजीएसटी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है आपका एसजीएसटी हो जाएगा, और तीसरा आपका होता है आईजीएसटी। तो ये आप लोग याद रखेगा। यहां पर जो है जीएसटी को कितने घटकों में बांटा गया? 3। कौन कौन सा? एक आपका है सीजीएसटी, दूसरा है आपका यहां पर जो है एसजीएसटी, और तीसरा आपका यहां पर है आईजीएसटी। तो ये आप लोग याद रखेगा। तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? तो यहां पर दोबारा से शुरू किया गया है किसान विकास पत्र को। किसे शुरू किया गया है? किसान विकास पत्र को जो है यहां पर दोबारा से प्रारंभ किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यहां पर जो केसीसी है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ये आपकी 1998 से 99 में लागू की गई थी। 1998 से 99 में जो है ये लागू की गई थी। इसके बाद अगला यहां पर है कि सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? केसीसी जो है वो किसके द्वारा जो है यहां पर निर्गत नहीं होता है? तो यहां पर आपको इसमें दिया गया है नाबार्ड, इसके अलावा व्यापारिक बैंकों द्वारा, और यहां पर सहकारी बैंकों द्वारा, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा तो होता है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और व्यापारिक बैंकों द्वारा। नाबार्ड के द्वारा जो है यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो निर्गत नहीं होता है। तो इसका पहला आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी? तो ये यहां पर जो है किससे प्रोत्साहन देने के लिए चलाई गई थी? तो ये जो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, इसके लिए यहां पर जो है ये योजना चलाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण यानी कि गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो यहां पर जो है ग्रामीण यानी कि गरीब लोगों को आवास प्रदान करना जो है ये किस योजना के तहत था? तो ये आपका था प्रधानमंत्री आवास योजना। याद रखेगा प्रधानमंत्री आवास योजना इसके तहत दिया गया था। इसके बाद अगला है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो निर्धनता का दुष्चक्र ये अवधारणा नक्शे से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नक्शे से जो है यहाँ पर ये अवधारणा संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा अगर मैं बात करूं तो ये रेगनर नक्शे से, याद रखिएगा रेगनर नक्शे से संबंधित है, ठीक है, पूरा नाम यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देख रेख कर रही है? तो किसकी बात हुई है यहाँ पर? गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने वाले समिति की। तो ये है आपका एस तेंदुलकर समिति, याद रखिएगा यहाँ पर एस तेंदुलकर समिति, यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो है गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने और इसकी देखरेख यहाँ पर कर रही है, यानी कि इसके सूत्र की, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पर मूल लेखांकन समीकरण क्या है? तो मूल लेखांकन समीकरण जो है आपका तीसरा जो दिया गया, यानी कि संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, ये जो है आपका मूल लेखांकन समीकरण है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला दिया गया है कि कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात हो रही है। तो यहां पर इसकी स्थापना जो है वो पीसी महालनोबिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रकाशित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है वो यहाँ पर किसके पास है? तो किसकी बात हुई है? सिक्कों की ढलाई, तो इसका जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आ जाइए, अगला है कि भारतीय संविधान को माना जाता है। तो भारतीय संविधान को जो है यहाँ पर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। याद रखिएगा जो भारतीय संविधान है इसको रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक जो है वो माना गया है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात हुई है? 11वीं। तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2007 से 12 थी। कौन सी थी? 2007 से 2012 तक जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में
तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य, इसके अलावा कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। तो वह बहुत सफल भी रहा। तो यहां पर ये पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण में ऐसा हुआ था? तो याद रखिएगा 7वें संस्करण में। किस संस्करण में? 7वें संस्करण में। तो ये याद रखिएगा आप लोग यहां पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, इनको अंतिम स्वीकृति जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो है वो दी जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला यहां पर कह रहा है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहां पर किस संस्करण को पूछ रहा है? गॉडगिल योजना। तो याद रखिएगा तीसरे संस्करण को, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो है किस संस्करण पूछ रहा है? तो तीसरे संस्करण को जो है गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैंने यहां पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि रिपीटेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको आपको एक एक करके तैयार करना है सभी को, ठीक है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू की पूरी कंप्लीट सीरीज जो है वो मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। बाकी जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगला कह रहा है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? अब ये करंट का ही क्वेश्चन था उस समय। देखिए ये क्वेश्चन कब आया है आपका? ये 2022 में आया है। और ये जो यहाँ पर बात हुई है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की, ये कब की घटना है? ये 27 जून 2022 को जो है नीति आयोग के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा? नीति आयोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये विकल्प नंबर डी दिया गया है, नीति आयोग। और किस दिन अगर मैं बात करूं तो ये आपका 27 जून 2022। तो यहां पर 27 जून 2022 को जो है नीति आयोग ने आपके इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से जो है यहां पर रिपोर्ट जारी की थी। तो ये याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद अगला कह रहा है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग की बात हो रही है और इसके अंतिम उपाध्यक्ष पूछ रहा है। तो याद रखिएगा श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये यहां पर जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अगला कह रहा है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा यहां पर चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी ये स्थिरता के साथ विकास, इस उद्देश्य से यहां पर जो है शुरू की गई थी। तो ये याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना जो है स्थिरता के साथ विकास, इस उद्देश्य के साथ जो है शुरू की गई थी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। यहां पर हरित क्रांति के जनक के रूप में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, एमएस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एमएस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? हरित क्रांति के लिए जो है भारत के किस राज्य को आरंभ स्थल के रूप में जो है चुना गया था? तो याद रखिएगा पंजाब को चुना गया था। आरंभ स्थल के लिए जो है हरित क्रांति के लिए किसको चुना गया था? तो पंजाब को चुना गया था। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? यानी कि जो हरित क्रांति इसकी रणनीति का हिस्सा कौन था? रासायनिक उर्वरक और पीड़नकारनाशी, इसके अलावा सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये सभी थे यहाँ पर। याद रखिएगा यहाँ पर रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये सभी जो है हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो याद रखिएगा यहां पर पूछ रहा है किसके द्वारा उपहार में दिए गए। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए यूरोपीय संघ के द्वारा। किसके द्वारा उपहार में दिए? यूरोपीय संघ के द्वारा जो है दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से जो है वित्त पोषित किया गया था। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यूरोपीय संघ के द्वारा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सड़कों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? कह रहा है। तो याद रखिएगा कोलकाता ये हिस्सा था आपका, मुंबई ये भी आपका हिस्सा था, चेन्नई ये भी था, बंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। ऑपरेशन फ्लड का जो है हिस्सा बंगलुरु, ये शहर आपका नहीं था। तो ये याद रखिएगा।
अगला यहां पर कह रहा है इसमें कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। इनमें से क्या बढ़ेगा? तो निजी निवेश में वृद्धि की जो है वो अधिक संभावना होती है। तो याद रखिएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, जब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति बढ़ती है तो इसके फलस्वरूप निजी निवेश में जो है वृद्धि की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अगला यहां पर कह रहा है कि बैंक दर का क्या अर्थ है। बैंक दर का अर्थ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर है उसी को बैंक दर बोलते हैं। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को जो है यहां पर क्या बोला जाता है? यहां पर बैंक दर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी कि एनआईबीएम की स्थापना जो है 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। तो यहां पर राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी कि एनआईबीएम की स्थापना 1969 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है वो 1969 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? आरबीआई के द्वारा जो है वो की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा यहां पर किसकी बात हुई है? प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण यहां पर किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका देना बैंक था, यहां पर आपका केनरा बैंक भी था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी था, विजया बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा यहां पर किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो यहां पर आपका विजया बैंक का नहीं किया गया था। बाकी प्रथम चरण में कितने बैंकों का किया गया था ये भी बहुत पूछा जाता है, तो 14 बैंकों का ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आपको मिल गया, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कह रहा है कितने प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो अभी मैंने बताया कि 14 बैंकों का यहां पर जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? किस अधिनियम ने? तो यहां पर याद रखिएगा, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 के तहत, यहां पर याद रखेंगे आप लोग, जो बैंकिंग कंपनियां थी यानी कि उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। अधिनियम 1970 के तहत ये आप लोग याद रखेंगे। अगला यहां पर देखिए, ये कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो एचएसबीसी ये आपका वाणिज्यिक बैंक है, सिडबी ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बाकी आपका आईसीआईसीआई बैंक ये भी है, भारतीय स्टेट बैंक ये भी आपका वाणिज्यिक बैंक है। तो सिडबी यहां पर जो दिया गया है ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो नाबार्ड के निर्माण को जो मंजूरी दी गई थी वो अधिनियम 61 के तहत दी गई थी। किस अधिनियम के माध्यम से? अधिनियम 61 के माध्यम से जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के निर्माण को जो है मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा नाबार्ड है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण यानी कि वित्त प्रदान करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है? तो वो नाबार्ड है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021, देखिए 2021 जुड़ा यहां पर, और ये किस वर्ष पूछा गया था? 2021 में। तो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में मिल गया ना, वही मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि इसमें आपको करंट से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वही यहां पर पूछ रहा है कि 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? रटा हुआ होना चाहिए मास्टर कार्ड। कौन सा कार्ड बंद किया गया है? तो मास्टर कार्ड पर जो है यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है 22 जुलाई 2021 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि अगर नगद कोषानुपात को घटा दिया जाए तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साख सृजन जो है वो बढ़ जाएगा। जब नगद कोषानुपात को घटा दिया जाएगा तो उस समय साख सृजन जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी कि 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है केवल 1 रुपए का नोट ऐसा होता है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं उन सभी पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो यहां पर देख सकते हैं किसकी बात हुई? 100 रुपए के नोट की। तो यहां पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर यहां पर होंगे। तो याद रखिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर, तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर जो है भारत के वित्त सचिव, याद रखिएगा, भारत के वित्त सचिव।
तो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर किस पर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट पर जो है वो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी नोट होते हैं उन सभी पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला यहां पर कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? यहां पर ध्यान दीजिए, आर्थिक सुधार 1991 की बात हो रही है, तो उस समय अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौन थे? वो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे। भारत में आर्थिक सुधार के दौरान जो है पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो क्या थे? वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर मैं बात करूं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो ये उस समय वित्त मंत्री थे। ये क्या थे? वित्त मंत्री। ये भी याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान वित्त मंत्री कौन थे अगर पूछ ले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कौन से उद्योग थे जो यहाँ पर विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है वो आरक्षित थे? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। यहाँ पर 1991 के आर्थिक सुधार के बाद जो आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन था, ये उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है वो आरक्षित थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा उत्पाद। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन था? यहां पर उदारीकरण और निजीकरण की जब पहल की गई थी तो उस समय प्राथमिक परिणाम क्या था? तो प्राथमिक परिणाम जो था वो वैश्वीकरण था। प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर जो है वो ध्यान दिया गया? याद रखिएगा 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा जो है किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? यहां पर पूछ रहा है आर्थिक नीति की असफलता की ओर, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, ये सभी। तो इन सभी पर ध्यान दिया गया था। यहां पर याद रखिएगा 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा जो है आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट और भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, इन सभी समस्याओं पर जो है ध्यान दिया गया था। अगला यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? इसकी बात हुई, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन। याद रखिएगा भुगतान संतुलन का समायोजन, ये जो है यहां पर आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा जो है वो नहीं था। तो ये याद रखिएगा भुगतान संतुलन का समायोजन। अगला यहां पर कह रहा है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। यहां पर जो है जो नई आर्थिक नीति है सामान्यतः इसको इनमें से किसके विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा एलपीजी। इसके एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र जो है इसमें से भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन आपको। अगला कह रहा है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है वो क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किसी भी विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती है इसके जो प्रारंभिक चरण है इसमें अधिकांश गतिविधियां होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जीएसटी का विचार जो है वो केलकर टास्क फोर्स द्वारा, किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है जीएसटी का विचार जो है यहां पर प्रस्तावित किया गया था। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला यहां पर कह रहा है कि जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो याद रखिएगा गंतव्य आधारित कर। कौन सा कर? गंतव्य आधारित कर। ये कर जो होता है ये यहां पर क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को भी कम करती है। तो ये याद रखिएगा गंतव्य आधारित कर। अगला यहां पर कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी व्यवस्था में जो है संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। अगला यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे? भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक। तो याद रखिएगा कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन है यहां पर? एम विश्वेश्वरैया। ये जो है भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भारत में एशिया का पहला
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि ईपीजेड कहां स्थापित किया गया था? किसकी बात हुई है? भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की बात हुई है। ये जो है कहां पर स्थापित किया गया है? कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? यहां पर जो है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? तो ये लागू किया था तेलंगाना मुख्यमंत्री द्वारा। किसने लागू किया था? कौन सी राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन नाम से जो नई योजना शुरू की गई है ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए कब पूछा गया था? 2022 में। और अगर मैं इस घटना की बात करूं तो ये घटना जो है आपकी 30 जून 2022 की है, यानी कि 30 जून 2022 को जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है भारतीय राज्य ने यानी कि हिमाचल प्रदेश ने जो है नारी को नमन के नाम से यहां पर जो है नई योजना शुरू की है। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जुड़ गया, तो वही मैंने बताया था कि करंट से काफी क्वेश्चन मैच करेंगे। अगला देखिए यहाँ पर बोल्ड, ये भी अब आपके करंट की ही कहां क्वेश्चन बनेगा। बोल्ड परियोजना जो है हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहां पर बोल्ड परियोजना की बात हो रही है, किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। तो ये क्वेश्चन कब का है आपका? 2021 का। और ये योजना जो शुरू की गई है ये कब शुरू की गई है? 4 जुलाई 2021 को। यहां पर जो है 4 जुलाई 2021 को जो है राजस्थान के द्वारा बोल्ड परियोजना जो है वो यहां पर शुरू की गई है। तो ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन इसमें मैच हुआ। इसके बाद अगला देखिए, अगला यहां पर कह रहा है इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ध्यान दीजिए क्या बताया गया, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर जो है एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो ये यहां पर जो है उत्तर प्रदेश बना रही है। कौन बना रहा है यहां पर? ये योजना जो है उत्तर प्रदेश बना रही है, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ठीक है, तो ये लोग याद रखिएगा, एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना किसके द्वारा बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाई जा रही है। तो भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब अगर इस समय की बात करें हम लोग वर्तमान की, तो वर्तमान के अनुसार आपका जो है इस क्वेश्चन में विकल्प ही नहीं दिया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो वर्तमान में किसके द्वारा किया जा रहा है? वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्तमान में जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर इसमें कहीं पर भी जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं दिया गया। तो अगर पहले की बात की जाए तो पूर्व में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता था। तो ये याद रखेगा, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था पहले जो थी वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन थी। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? जो सेवा क्षेत्र होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र जो है आपका ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला कह रहा है यहां पर कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? जो गन्ना है इसके उचित एवं लाभकारी मूल्य को जो है कौन यहां पर जो है मंजूरी देता है? तो याद रखिएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है यही यहां पर गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य को जो है मंजूरी देती है। तो ये याद रखिएगा, इसका विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? जो हॉलमार्क होता है लोगो, हॉलमार्क है आपका एक प्रकार का लोगो होता है। तो ठीक है, लोगो का उपयोग किसके लिए होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, लोगो जो है आप लोग जब जेवर खरीदने जाते हैं तो वहां पर आप लोग हॉलमार्क चेक करते हैं, सभी को पता है। तो हॉलमार्क जो लोगो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जेवर के लिए किया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, यानी कि कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी कब कहलाती है? जब यहां पर सरकार का प्रतिशत जो होता है वो 51% होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर यहां पर जो है कम से कम उसमें सरकार की कंपनी कब कहलाएगी? जब उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी जो है उस सरकार के अधिकार में होती है, तब उसे सरकारी कंपनी बोला जाता है। अगला आ जाइए, अगला यहां पर है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? डाक कर्मयोगी पोर्टल के उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य जो है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। याद रखिएगा, डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। कौन सा ऐसा है जिसमें व्यक्तियों या फिर व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले जो है वो व्यवसाय शामिल होते हैं, तो वो आपका होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में जो है व्यक्तियों और व्यक्ति के समूह स्वामित्व वाले यहाँ पर जो है वो व्यवसाय शामिल होते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऋण संघ हो गया, वाणिज्यिक बैंक हो गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये सभी डिपॉजिटरी संस्थान है, लेकिन नाबार्ड जो है आपका ये डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, ये याद रखिएगा यहाँ पर, ये इसका प्रकार नहीं है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है। किसकी बात हुई है? बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय पूछा गया है, तो कहां स्थित है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है? हैदराबाद में जो है यहां पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, यहां पर ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ पूछ रहा है देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि, देश के कुल वन क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा देश के कुल जो वन क्षेत्र हैं इन्हें यहां पर जो है इनके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। क्या कह रहा था कि हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, तो देश की कुल वन जो क्षेत्र हैं इसका आकलन जो है ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन जो है वो किया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। याद रखिएगा पूरे विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड किसमें बात हुई है? भारतीय दूरसंचार कंपनी की बात हुई है, तो ये आपका है रिलायंस जियो। आप सभी को पता होना चाहिए रिलायंस जियो ये भारतीय दूरसंचार की विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। ठीक है, ये कब का क्वेश्चन है? 2021 का, उस समय के अनुसार यहाँ पर ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए ये भी आपका करंट से ही उस समय का पूछा गया था, तो क्या कह रहा था कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर। तो 2021-22 के समय जो है ये ब्याज दर जो थी वो 7.6% थी। कितनी थी? 7.6%। लेकिन अगर मैं इस समय करंट की बात करूं 2025-26 अप्रैल से जून 2025 से 26 अप्रैल से जून जो होगी इस समय यहां पर ये याद रखिएगा तिमाही की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तिमाही अप्रैल से जून, इसकी जो सुकन्या खाते की ब्याज दर है वो 8% है। तो मैंने क्या बताया ये उस समय का क्वेश्चन था, करंट से पूछा गया था, तो उस समय तो आपको आंसर में 7.6 दिया गया था, लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं तो आपका कितना है? 8% है। तो ये याद रखिएगा करंट बदल भी जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ये भी आपका 2023 में पूछा गया था और ये भी करंट आपका 2023 से रिलेटेड था। ठीक है, अगस्त 2023 की अगर बात की जाए तो अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में जो यहाँ पर ये किया गया था। तो यहाँ पर किसकी बात हुई थी? इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई थी। तो ये याद रखिएगा क्या कह रहा था कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, तो यहाँ पर किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार को जो है $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो ये याद रखिएगा किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं? जैसे कि पहला दिया गया पार्वती, रुद्राणी, इसके अलावा भवानी, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ठीक है, ये सभी क्या है यहाँ पर? ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा नागर का पर्यायवाची, ध्यान दीजिए नागर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। ये जो है नागर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चतुर के अलावा निपुण भी हो सकता है। ठीक है, ये भी नागर का पर्यायवाची होगा। निपुण, प्रवीण, कुशल, ये सभी नागर के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद है यहाँ पर गजवदन का पर्यायवाची। किसकी बात हुई है? गजवदन की बात हुई है, तो गजवदन का यहाँ पर पर्यायवाची जो होता है वो होता है गणपति। याद रखिएगा गजवदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणपति हो जाएगा। इसके अलावा विनायक होता है, गणेश होता है, भवानी नंदन होता है, गौरी सुत होता है, गौरी नंदन होता है, गजानन होता है। ठीक है, इसके अलावा मूषक वाहन होता है। ये सभी जो है यहाँ पर इसके पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो सही नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर गिरने से कुछ ही बची इमारत, इसे बोलते हैं ध्वंसावशेष। बिल्कुल सही है। पूर्णिमा की रात, कुहू, ये गलत है,
यही यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि पूर्णिमा की रात को कुहू यहाँ पर नहीं बोला जाता है, ये याद रखिएगा। पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं बोलते बल्कि अमावस्या की रात को कुहू बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा शिव का धनुष पिनाक, ये सही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। बाकी अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाए तो ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, अज्ञेय किसके लिए प्रयोग होगा, ध्यान दीजिए। जिसे रोका ना जा सके, इसके लिए नहीं होगा। जिसे देखा ना जा सके, ये भी नहीं होगा। जिसे जाना ना जा सके, याद रखिएगा, जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय, ये याद रखिएगा। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसे अज्ञेय प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाले को बोलते हैं मनोहर, क्या बोलते हैं, मनोहर। मन को हरने वाले को मनोहर बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द, कांटों से भरा हुआ, उसे बोलते हैं कंटका कीड़, याद रखिएगा। कंटका कीड़ बोला जाता है कांटों से भरा हुआ। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। यहां पर ध्यान दीजिए कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी के सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मनुष्यत्व दिया गया, बनावट दिया गया है और रौनक दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है बनावट, ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। इसकी बनावट कैसी है पूछते हैं लोग, इसकी लगा रहता है शब्द में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा संचार, पालन, ग्रीवा, ग्रीवा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया गया पतलून, छल्लाहट, अछूता, ठीक है। ये पतलून किसकी है, पतलून किसकी है, तो ये भी यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सभी के सभी शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, याद रखिएगा। प्लेटफॉर्म कहाँ है पूछते हैं, ठीक है। प्राधिकरण, गिरोह किसका है पूछते हैं, तो ये सभी यहाँ पर जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें सभी के सभी शब्द जो है